आप सभी लोगों का डीके राठी क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के प्रैक्टिस सेट। इसमें 50 क्वेश्चन के करीब हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। मैंने पहले दो वीडियो पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता और पार्ट 2 उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के सारे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या उनके अंदर महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे नगरीकरण हो गया, उनका धर्म हो गया, लिपि हो गया, कला हो गया, उन सब चीजों के बारे में कर चुके। और संबंधित बस्तियों में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त हुई है वो सारी कर चुके। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये जितने भी बच्चे वनडे एग्जाम दे रहे हैं जिनका नाम मैं लूंगा, जैसे एसएससी हो गया या फिर यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या अन्य कोई सी भी परीक्षा होगी वनडे एग्जाम की, रेलवे का है, आरआरबी है, वो सारे के सारे कवर होंगे। हाँ, यूपीएससी के अंदर अगर हम बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें जिसमें क्वेश्चन थोड़े कठिन आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस 2 होगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को उनसे संबंधित क्वेश्चन जो थोड़े कठिन होते हैं उन्हें कराऊंगा। अब जिन बच्चों ने अभी जीएस की शुरुआत करी है उनके लिए, और जिन एग्जामों का मैंने जिक्र करा है उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप सब इसको मैं आपको YouTube के अंदर अपलोड भी कर दूंगा, तो आप लोग जब मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के जो शहर थे उनकी गलियां जो हैं वो किस प्रकार की थी? तो यह तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह पूरी तरीके से विकसित थी और पूरी तरीके से उसमें एक नियोजन या प्लान तरीका था। तो जहां पर भी सुव्यवस्थित तरीके से किसी चीज का निर्माण होता है वहां सड़कों को हमेशा चौड़ी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हुए बनाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा बेहतर व्यवस्था होती है वाहन में लोगों के आने जाने पर। तो जहां भी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, गोलाकार होंगी, पहाड़ों पर तो मजबूरी है, लेकिन बाकी किसी भी प्लान्ड सिटी के अंदर जहां एक नियोजन के तहत शहर बनाया गया वहां पर यह व्यवस्था नहीं मिलती। और ये भी हम जानते हैं कि प्रत्येक हड़प्पा की बस्ती के अंदर एक चौड़ी सड़क भी थी, जिसे आप हाईवे की तरह कह लो, जो लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो इसका अर्थ यह हो गया कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा? वह होगा ये चौड़ी और सीधी सड़कें। दूसरा जो पॉइंट आ गया, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वह क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के जो खंडहर है निम्नलिखित में से किस बस्ती के किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ये सभी जानते हैं कि जितनी भी बस्तियां हैं वो सारी बस्तियां जो है वो या तो नदी के किनारे होंगे, जैसे हमारे गंगा यमुना जो द्वाब का क्षेत्र है, राजस्थान जैसे क्षेत्र में तालाब या कुआं होगा वहां पर होंगे, क्योंकि जल जो है मानव की एक आवश्यक जरूरत है, चाहे पीने योग्य जल के रूप में हो या फिर कृषि के लिए सिंचाई के रूप में हो। इसीलिए अधिकांश बस्तियां जो है वो नदियों के किनारे ही बनी। तो यहां पर भी हम कहेंगे हड़प्पा, चूंकि हड़प्पा क्या थी? हड़प्पा चूंकि राजधानी के रूप में थी, तो ये पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक सहायक नदी का नाम है रावी। तो यह रावी नदी के तट पर प्राप्त होती है। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे कौन कौन सा जो पॉइंट है, मैं यहां पर आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने जितनी भी हड़प्पा की बस्तियां हैं उन सबको मैंने दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो बस्ती हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा, ये रही हड़प्पा। तो ये तो आप देख पा रहे हैं, ये सीमा जो है ये तो भारत है और इधर पाकिस्तान, और इन पहाड़ों के इधर की तरफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पर हड़प्पा जो है ये हम देख रहे हैं रावी नदी के तट पर है, और रावी नदी जो है वो भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए बाद में सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये नदी की जो दिशा है वो इस प्रकार से है, और ये दिशा जब हम दर्शाते हैं एक एरो से या तीर से, तो उसकी तरफ जब मुंह करके खड़े होते हैं तो ये हिस्सा तो उसका दायां होता है, इसे पूरब कहते हैं, क्योंकि सीधा हाथ जो है ये कौन सा होता है? ये पूरब होता है। और ये हाथ जो है हमारा जो बायां है या लेफ्ट हैंड है, इसे हम कहते हैं पश्चिम। तो ये हड़प्पा जो है इस नदी के पश्चिमी तट पर, क्योंकि इसके नीचे है तो पश्चिमी तट पर सुवस्थित है या अवस्थित है। जितनी भी मैं आपको पॉइंट कराऊंगा उसके अंदर प्रयास करूंगा कि मैं ये चीजें जो है आपको दिखाता हुआ चलूं, ताकि हमारे लिए बेहतर हो कि वो रिवीजन भी होता हुआ चलेगा।
अगला जो पॉइंट आ गया, मोहनजोदड़ो जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे, ये मोहनजोदड़ो। तो जो क्वेश्चन आता है कि कितनी राजधानियां हैं, कौन कौन सी राजधानी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये काफी विशाल हैं, इसीलिए इनको हड़प्पा की राजधानी माना जाता है। और यहाँ पर हमारे लिए उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा सिंधु नदी के मुहाने पर ये पाई गई है। अब सिंधु नदी को फिर हम दोबारा से उसी के अंदर देख लेते हैं, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये मैंने दो जानबूझ के रेड कलर से दिखाया हुआ ताकि आपको आसानी से इनके बारे में पता चल जाए। यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, और ये नदी जो मैंने दिखा रखी है ब्लू कलर से, ये आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत से आती है, इधर की तरफ तिब्बत है, तिब्बत के बाद भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर होते हुए फिर पाकिस्तान और ये जाकर गिरती है अरब सागर में। तो सिंधु नदी घाटी भी हम, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश बस्तियां जो है, जो प्रमुख बस्तियां हैं, वह कहां पर मिली है, इसके मुहाने पर। तो मोहनजोदड़ो जो है, जो कि एक प्रमुख बस्ती है, वो भी कहां पर स्थित है, सिंधु नदी पे। तो और सिंधु नदी का कौन सा तट होगा, फिर वह यही करिए, सीधे हाथ पे खड़े हो जाइए, यानी कि इसके पूर्वी तट पर, या हम कहेंगे इसके जो ये दिशा होगी, ये होगी कौन सा, पश्चिमी तट के ऊपर या पूर्वी तट के ऊपर स्थित है, क्योंकि एरो की सीध में आपको फिर खड़ा होना, जैसे मैंने आपको समझाया था। अब अगला जो पॉइंट होगा, फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हो गया कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है वो कौन सा है, ये चौथा क्वेश्चन है। हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो ये देखा था कि अधिकांश बस्तियां जो हैं उनके अंदर अन्नागार पाए गए हैं। अन्नागार मतलब हो गया जहां अन्न को सुरक्षित रखा जाता था, भंडारण किया जाता था, इसी को ग्रेनरी भी कहा जाता है। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा भवन मिला है वो मिला है क्या, धान्यागार, ये लिखा हुआ है यहाँ पर धान्यागार, इसी को अन्नागार भी कहते हैं, ये भी लिखा होता है अन्नागार, ठीक है। तो प्रतीत ऐसा लगता है विशाल स्नानागार, यानी कि जिसको कहते हैं वृत स्नानागार भी कहते हैं, ग्रेट बात कहते हैं, ये प्रतीत होता है कि संभवतः है, क्योंकि इसको आश्चर्यजनक निर्माण भी किया गया, लेकिन सही उत्तर जो होगा वो हमेशा धान्यागार या अन्नागार होगा। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मैंने पॉइंट इसके अंदर दे रखा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हो गया कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, यहां पर देखिए, यहां हमने वर्ड क्या यूज कर दिया, ग्रेट ग्रेनरी, तो ये अंग्रेजी का शब्द आ गया जिसका मतलब है, ग्रेट का मतलब तो विशाल हो गया और ग्रेनरी का मतलब होता है धान्यागार या फिर अन्नागार। तो यदि ग्रेट ग्रेनरी वर्ड यूज होता है तो भी हमारा उत्तर सही होगा, धान्यागार देते हैं तो भी उत्तर सही होगा, और अन्नागार भी अगर दिया गया है तो भी उत्तर हमारा सही होगा। अगला जो बिंदु है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो है वो कौन सी है। तो लिपि के मामले में हमने क्या देखा कि लिपि के मामले में इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी कि शब्द जो बनता था कुछ चित्र को जोड़कर कोई शब्द इसमें बनाया जाता था। हालांकि ये जो लिपि है अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए अपठनीय लिपि है, यानी कि इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट। तो हमारे लिए इसके अंदर उत्तर क्या होगा, ये लिपि कैसी है, अज्ञात, क्योंकि इसमें बारे में पता नहीं है कि ये किस प्रकार से पढ़ी जा सकती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इसीलिए हमने इसको अज्ञात कहा, क्योंकि जो विकल्प है ये सही नहीं है। अगर इसमें चित्रात्मक होता, पिक्टोग्राफिक होता तो उत्तर हमारा सही होता। फिर हो गया देवी माता की पूजा संबंधित थी, 7वां क्वेश्चन है, तो हम इस पे आते हैं। देवी माता की जो पूजा है वो कौन से सभ्यता के अंदर सर्वाधिक थी, किस सभ्यता की विशेषता हम कह सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जब पिछले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको कराया था तो ये बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर मातृ देवी की पूजा जो थी वो ही प्रमुख आराधना का तरीका था। हालांकि पशुपति शिव की मोहर भी मिली है, लेकिन वो केवल एक स्थान से ही प्राप्त हुई है। अधिकांश जो हमें मूर्तियां मिली हैं वो मातृ देवी की ही मिली हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा।
आर्य सभ्यता के अंदर, इसके बाद का जो चैप्टर होगा हमारा आर्य सभ्यता, तो वहां पर तो पुरुष देवताओं का ही प्रमुख था। इसके अलावा भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ उत्तर वैदिक सभ्यता, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मात्र देवी की पूजा जो है प्रमुख थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो मैंने आपको अभी चर्चा करी थी, यानी कि सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग जो है वो विशेषता किसकी थी, तो उत्तर होगा हमारा कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये क्वेश्चन जो है संभवतः हमारे लिए उत्तर जो होगा इसमें, ये मैं दोबारा देखूंगा इस क्वेश्चन को, उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या आएगा, नृत्य करती हुई मूर्ति की जो हमें प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो के अंदर एक कांस्य की मूर्ति मिली है, उसका चित्र मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो हमें प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये मैंने कई चित्र है, उनको एक एक करके मैं दिखाता हुआ चलूंगा। तो ये वाली जो मूर्ति है जिसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारी ऐसे लग रही हैं चूड़ियां जैसी कोई चीज पहनी हुई है और अपने अपने कुल्हे के ऊपर हाथ रखे हुए है, ये प्राप्त हुई है कांस्य की मूर्ति। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, संभवतः देवदासी प्रथा थी। कुछ मंदिरों में, दक्षिण भारत में, ओडिशा के अंदर ये परंपरा है कि लड़कियों को मंदिर को सौंप दिया जाता है और जब कोई आयोजन आदि होता है तो यहाँ पर इस तरीके की ये जो लड़कियां हैं इनको नृत्य में पारंगत किया जाता है और इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, इस प्रथा को कहा जाता है देवदासी प्रथा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, नृत्य करती हुई मूर्ति। इसके बाद हो गया लोथल नामक स्थान पर, ये अगला जो पॉइंट है ये आ गया, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट मिला है। मालघाट मतलब हो गया गोदीवाड़ा। देखिए, बंदरगाह के रूप में जो है दो नगरों का प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उनके बारे में मैं अभी बताता हूं। ये दो नगर कौन कौन से थे, एक तो हमने पढ़ा लोथल था और दूसरा नगर कौन सा था, दूसरा था सुक्ता जैंडोर। यहां पर भी आप चित्र देखिए, एक तो हो गया यहां पर लोथल जो हमारे कहां पर गुजरात राज्य में स्थित है, और एक कौन सी है, एक हो गया इधर की तरफ, यह है सुक्ता जैंडोर। सुक्ता जैंडोर जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान, यहां पर लिखा हुआ बलूचिस्तान प्रांत, इसके अंदर स्थित है। हालांकि लोथल को जब आप देखते हैं चित्र पे तो आपको प्रतीत होता है भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन उस समय पर संभवतः ये समुद्र के पास रहा होगा, इसीलिए इसका प्रयोग जो है किस रूप में होता था, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। अब इससे जुड़ा हुआ जो चित्र है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, गोदीवाड़ा के रूप में किसका यूज होता था। तो ये जो चित्र दे रखा है यहां पर, ये वाला, ये देखिए गोदीवाड़ा है, यानी कि चारों तरफ जो है ये पकी हुई ईंटों की संरचना है और बीच में यहां पर जल रुकता होगा। और जब भी कोई बंदरगाह बनेगा, बंदरगाह ऐसा बनेगा कि समुद्र की लहरें जो हैं उस जहाज को, रुके हुए जहाज को ना हिलाए। अगर लहरें लगातार चलती रहेंगी तो जहाज रुक नहीं पाएगा, लंगर नहीं डाल पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसी संरचना बनाई जाती है जो कहां जाती है, जो सीधी जो है किस में जाएगी, समुद्र के अंदर, ताकि बीच का जो हिस्सा है वो हिस्सा कैसा रहेगा। अभी मैं जरा इसके अंदर बना दूं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये हम देखें, ये समुद्र है, यहां पर ये तट मैंने बता दिया और ये समुद्र है, ये समुद्र है। अगर ये लहरें लगातार तट के ऊपर आती रहेंगी तो यहां जहाज को रोकना जो है लगभग असंभव होगा। तो क्या किया जाता है, एक संरचना या तो प्राकृतिक होगी या बनाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इस तरीके से ऐसे। अब क्या होगा कि इस हिस्से के अंदर अगर जहाज आएंगे, ये अगर जहाज आता है तो ये इस जहाज पर ये लहरें, और लहरें किस कोण पर आती है, ये 45 डिग्री के कोण पर आती हैं। तो ये लहरों से ये जो हिस्सा है ये बच जाएगा, इसी को गोदीवाड़ा कहते हैं। यानी कि ये हिस्सा संरचना जो बनाई जाएगी, जैसे हमारे यहाँ एक आर्टिफिशियल
पोर्ट है या कृत्रिम बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, चेन्नई। वो भी ऐसे ही निर्मित किया गया। कुछ प्राकृतिक होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और स्थान कौन सा था वो जो हमने देखा, लोथल। अभी फिर पढ़ेंगे शायद उसके बारे में। विशाल स्नानागार ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो यही वो स्नानागार है जिसको अंग्रेजों ने आश्चर्यजनक निर्माण का नाम भी दिया है। तो कौन सी जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट ये पाया जाता है, मोहनजोदड़ो के अंदर। और इसका भी अगर आप चित्र देखना चाहें तो यहां पर आपको चित्र दिखेगा। ये विशाल स्नानागार है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं। ये विशाल स्नानागार है, इधर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें यूपी पीसीएस में क्या क्वेश्चन आया, तो आप यहां देखिए ऊपर की तरफ से यदि आप देखेंगे यहां पर, तो इधर की तरफ जो है इसमें सीढ़ियां बनी हुई है, ये सीढ़ियां इधर की तरफ से, तो उत्तर की दिशा से, और इधर जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहा दक्षिण की दिशा से, दोनों दिशाओं से इसके अंदर सीढ़ियां उतरती थी। और ये नीचे का जो हिस्सा है, इसकी तली जो है, ये बिटुमन यानी कि ऐसे पदार्थ से इसका फर्श बनाया गया था जिससे कि पानी जो है नीचे मिट्टी में ना सीप करे या चला जाए। इस और दोनों तरफ जो है इसके अंदर नालियां मिली हैं, जिसमें से एक जगह से तो पानी की निकासी की जाती थी और दूसरी जगह से इसमें पानी भरा जाता था। अगला जो पॉइंट होगा हमारा, फिर उस पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। विशाल स्नानागार में मोहनजोदड़ो हो गया। अगला हो गया सिंधु घाटी, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह क्या थी। शहरी सभ्यता का विकास तभी संभव है जब कृषि में अधिक्य हो, सरप्लस हो, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग प्राथमिक कार्य, प्राइमरी एक्टिविटी जैसे खेती करना, उससे नहीं जुड़े होते, तो उन्हें खाद्यान्न या फूड ग्रेन की सप्लाई जो है वो कहां से होगी, गांव से, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से। इसीलिए हम कहेंगे सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। अन्यथा अगर कृषि ना होती तो शहरों का विकास संभव नहीं था। अगला जो क्वेश्चन आ गया, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। हमें हर एक बस्ती से नारी मूर्तियां मिली हैं, और कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जिसके ऊपर जैसे अगरबत्ती या कोई चीज जलाई गई हो जिसकी वजह से उसके ऊपर काला सा रंग मिलता है जैसे धुएं का होता है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करते हैं कि ये मातृ देवी की पूजा थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, मातृ देवी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमने विकल्प के अंदर मातृ देवी नहीं दे रखा, न विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्म का नाम दे रखा है। तो यहां पर हमारा उत्तर पशुपति इसलिए होगा क्योंकि अगर पुरुष देवता की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जो पशुपति शिव की कही गई है। और उसको भी मैं प्रयास करता हूं, आपको वो भी दिख जाएगा। पशुपति शिव की जो मोहर है, ये देखिए यहां पर होगी पशुपति शिव, ये जो दिखाया गया है यहां पर, तो ये पुरुष देवता है जिसको अंग्रेज विद्वानों ने माना है पशुपति शिव हैं। और इनके चारों तरफ इधर भी एक, इधर टाइगर दिखाई दे रहा, बाघ है, हाथी है, एक सींग वाला गैंडा है, और अन्य जैसे बैल आदि है, उनका जिक्र वो दिखाया गया। तो ये जो पुरुष देवता है, इनके चारों तरफ जो है इन पशुओं को अंकित किया गया है। और क्योंकि शिव जी का एक नाम जो है पशुओं का देवता है, इसीलिए इनको पशुपति शिव के रूप में पहचान करी है अंग्रेजों के द्वारा। अगला जो पॉइंट है फिर हो गया, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता जो है दो भागों में वर्गीकृत थी। एक तो ऊपरी टीला जिसे कहते थे अपर माउंट या सिटाडेल, और एक था निचला टीला जहां पर आवास थे लोगों के। ऊपरी टीले के अंदर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वह रहते थे, अन्यथा वहां पर जितने भी प्रशासनिक और महत्वपूर्ण भवन थे उनका निर्माण किया गया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इनका पता किसने लगाया, तो 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन, ये 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम इनके बारे में पता लगाया था।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हो गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था। तो मोहनजोदड़ो, जैसे हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो पहली बस्ती खोदी गई वह कौन सी थी, 1921 में हड़प्पा, और उसके अगले साल जो है वो मोहनजोदड़ो। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 1922 आंसर होगा। इसके बाद पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसी को माना जाता है कि उसी ने विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया। अब कपास के बारे में कई सारे पॉइंट हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम आगे पढ़ेंगे कि कपास जो है वो सबसे पहले, या कपास हड़प्पा की कौन सी बस्ती से कपास का टुकड़ा मिला है, तो हमारा उत्तर अलग होगा, क्योंकि प्रश्न है इसलिए अभी उत्तर नहीं बता रहा हूं मैं। एक ये जो है कपास की खेती के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो कहां से मिले हैं, प्राचीनतम वो मिले हैं कहां से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है ये नवपाषाण कालीन बस्ती है, या फिर हम कह सकते हैं प्राग हड़प्पन, हड़प्पा के विकास से पहले की बस्ती है जहां कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। ये एसएससी सीपीओ के अंदर मैंने एग्जाम के नाम दे रखे हैं, कभी कभी नहीं बोल पा रहा मैं, आप पढ़ते चलिए। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता है उनमें किसका नाम आता है, तो उसके अंदर जो नाम आएगा दयाराम साहनी का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1921 के अंदर हड़प्पा की खुदाई या उत्खनन का श्रेय इनको जाता है, जिसके बाद सभ्यता के अन्य बस्तियों की खुदाई की गई। तो इस रूप में हम जानते हैं कि ये इसके क्या होंगे, खोजकर्ता के रूप में इनका नाम आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से तराजू कहां से पाया गया है, तो ये तो तथ्यात्मक पॉइंट हो गया, तो हमारा उत्तर होगा लोथल। इसके बाद आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो हमारे यहाँ पर अधिकांश समय जो है वो, अधिकांश समय से मेरा मतलब है मध्यकाल को छोड़ दें या अंग्रेजों के आगमन को छोड़ दें, तो भारत जो है मुख्यतः शाकाहारी ही रहा है। तो इसीलिए गेहूं और जौ ये, और ग्रामीण क्षेत्रों में जौ का जो है वो हमारे यहाँ पे पर्व भी होता है जिसको नौरते कहते हैं, जिसके अंतर्गत कानों के ऊपर जो बच्चे हैं उनके कानों के ऊपर जौ घर में उगाई जाती है किसी छोटे से हिस्से में, और उसके जो जौ के वो होती हैं फलियां, उनको कानों पे लगाया जाता है। तो जौ जो है और गेहूं ये दो महत्वपूर्ण फसलें हैं। सिंधु घाटी की कितनी राजधानियां थी, तो जब राजधानियों की हम बात करते हैं तो दो राजधानियां का ही नाम लिया जाता है, एक तो कहलाती है हड़प्पा और दूसरी जो है वो कौन सी है, दूसरी है मोहनजोदड़ो। तो ये दो जो नगर है इनको क्या उपनाम दिया, इनको क्या माना गया, क्योंकि इनका क्षेत्रफल बहुत ही विस्तृत था, इसीलिए इनको दो राजधानियों के रूप में जाना जाता है। फिर हो गया हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी। तो यदि युग की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये अपनी समकालीन सभ्यताओं के तुलना में अधिक उन्नत थी, क्योंकि इन्होंने तांबे के साथ कांस्य को मिलाकर एक नई धातु बनाई थी, कांस्य, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्य युगीन। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कांस्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो तांबा, कॉपर और टिन, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो इससे हमारे पास क्या प्राप्त होता है, इससे ब्रॉन्ज या कांस्य प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम भी कहा था। ये हो गया तांबा, जिन बच्चों को थोड़ा ये ना पता हो कि ये शब्द किस तरीके के हैं केमिस्ट्री के, तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। अगला पॉइंट हो गया, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के थे। तो हड़प्पा तो एक नगरीकृत सभ्यता थी, तो इसका मतलब हो गया, और शहरों में रहते थे, तो हमारा सरल सा उत्तर हो गया ये एक शहरी सभ्यता थी, इसमें तो कोई हिसाब भी नहीं लगाना। फिर यूपीपीसीएस 1996 के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया, ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, प्राग ऐतिहासिक युग से। आप ध्यान कीजिए मैंने क्या बताया था, प्राग ऐतिहासिक युग वो होता है जिसका कोई लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ, कोई लिपि, लिखी हुई लिपि नहीं मिली है। आद्य इतिहास किसको कहते हैं, आद्य इतिहास उसे कहते हैं जिसकी लिपि तो मिली है,
लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा में यही प्रकार की लिपि है जो चित्रात्मक है, चित्रों को जोड़कर बनाई गई है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता की आकृति कैसी है, किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो आमतौर पर ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया। तो यदि हम बात करें ऐसे समय की इतिहास की बस्तियों की जिसकी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि लिखित कोई स्रोत नहीं है, तो एकमात्र तरीका क्या होता है, वहां से पाए जाने वाले जो मिट्टी के बर्तन हैं या अन्य धातुएं, औजार हैं, जैसे पूरा हमने पाषाण काल पढ़ा था, तो पाषाण काल में हम वर्गीकरण कैसे करते थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, न पर, तो हम कहते थे औजार जो हैं वो कितने बेहतर होते गए, उस हिसाब से हमने वर्गीकरण करा। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या उत्तर होगा, ये होगा पुरातत्व खुदाई। एकमात्र स्रोत जो हड़प्पा सभ्यता का है वो क्या आएगा, पुरातत्व खुदाई आएगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है और अन्य कोई साहित्यिक स्रोत जानकारी नहीं दे रहे। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी, एसएससी में ये क्वेश्चन आया था। तो जैसे मैंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1921 में इसकी खुदाई की थी। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। यहां पर फिर उसी पॉइंट पे आगे, भाई हमें जानकारी किससे पता चल रही है, जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं खुदाई से, पुरातत्व के द्वारा उत्खनन से, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, बर्तन, जेवर, हथियार और अन्य प्रकार के औजार, यही हमारे लिए प्रमुख स्रोत है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आरटीएस के अंदर पूछा गया सवाल है। मोहरे नहीं, मोहरे से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ चित्र, ये तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मोहरों के ऊपर मुख्यतः जो है एक सींग वाले गैंडे को दर्शाया गया है, तो यानी कि या फिर मुख्यतः, या इसके अलावा सबसे पवित्र पशु जिसको कुबड़ वाला बैल कहते हैं, बाकी जानकारी नहीं मिल रही। फिर हो गया लिपि, ये तो पढ़ी नहीं जा सकी है। मंदिर, ये भी कोई ऐसे पूजा स्थल प्राप्त नहीं हुए। फिर है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ध्यान कीजिए, भारत में पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत की, यही भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके रखरखाव का या उनकी जानकारी उपलब्ध कराती है, और इसको लिखा जाता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वे। इसकी स्थापना जो है 1861 में की गई थी, और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उसी को कहा जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, यानी कि भारत में पुरातत्व का जनक। इनकी मृत्यु 1893 में हो गई, और 1826 में चार्ल्स मेसन ने जो है इन टीलों का पता भी लगा लिया था। तो अपने जीवन काल में वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। जब इनकी मृत्यु होगी 1893 के अंदर, और उसके बाद 1921 के अंदर जाकर पहली बस्ती खोजी गई जिसका नाम था हड़प्पा। तो ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर पूछा गया था। अगला जो हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारे लिए मिस्र की सभ्यता, आप लेक्चर देखना, जो लेक्चर मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हड़प्पा सभ्यता में दे रखा है, मिस्र की सभ्यता इसकी समकालीन थी, चीन की सभ्यता इसकी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी समकालीन थी। कौन सी समकालीन नहीं थी, तो हम उत्तर देंगे ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक का मतलब यूनान की सभ्यता, वो इसके समकालीन नहीं है। और ये क्वेश्चन किसमें है, LIC के ADO में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर हो गया सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड। मेसोपोटामिया किसको कहते थे, कहते थे इराक को। आधुनिक समय पे जो इराक है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। और यहां में से किस शब्द का प्रयोग, यानी कि आज तो हमने हड़प्पा नाम दे दिया, हड़प्पा नाम किसने दिया, पुरातत्व विभाग ने, क्योंकि नियम क्या है कि जो सभ्यता की पहली बस्ती खुदाई के द्वारा प्राप्त होती है उसी के हिसाब से नामकरण है, तो हमने तो इसको कह दिया हड़प्पा। लेकिन इराक और मेसोपोटामिया में इसको क्या कहा जाता था, मिलुहा के नाम से। ये पॉइंट दे रखा, मेलुहा, ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर जरूर आ सकता है क्वेश्चन।
फिर हो गया आरआरबी के अंदर एक क्वेश्चन आया गया, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंतर्गत आ गया सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये तो सत्य है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही नहीं है, ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सही। लोहे की जानकारी कब हुई, लोहे की जानकारी हड़प्पा के बाद, जब आर्यों ने भारत में अपनी संस्कृति स्थापित करी, तब जाकर लोहे के बारे में पता चला। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। ये कथन जो है ये तो हम जानते ही हैं कि ये भूमध्य सागरीय जाति के थे, तो ये कथन भी। फिर लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये तो सर्वथा गलत है, क्योंकि हमने कहा किसी भी शहरी सभ्यता, जो कि हड़प्पा की सभ्यता थी, कोई भी शहरी सभ्यता का आधार जो है कृषि होगा। जब तक कृषि उन्नत नहीं होगी, दुनिया भर के अंदर जब हम मानव का इतिहास देखते हैं, देशों का इतिहास देखते हैं, तो नगरों के विकास से पहले कृषि का विकास ही होगा। चाहे आधुनिक समय पर जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई ब्रिटेन के अंदर, तो औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुई, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति से पहले क्या हुई, कृषि के नए नए उपकरणों का आविष्कार किया गया, जिससे कि कृषि के अंदर जो उत्पादन है वो बढ़ गया, और जब उत्पादन अधिक क्या हुआ, तो शहरों का स्थापना संभव हो पाई। फिर अगला क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ, ये क्या था, हड़प्पा सभ्यता जो है ये विस्तृत थी, किन क्षेत्रों में फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। भाई हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है मेरठ यानी कि वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, और उत्तर के अंदर अगर हम देखेंगे तो कश्मीर से लेकर और दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र। तो इसका विस्तार क्या हो गया, ये देख लीजिए विस्तार क्या है। इधर की तरफ तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी बस्ती जो मेरठ में पड़ती है। सबसे उत्तर की बस्ती कौन सी होगी, ये होगी मांडा, जो चिनाब नदी के मुहाने पर जम्मू में है। सबसे पश्चिमी बस्ती कौन सी होगी, सुख्ता जैंडोर। सबसे दक्षिणी बस्ती कौन सी होगी, महाराष्ट्र का दहमाबाद। तो एक विशाल भूखंड के अंदर यह सभ्यता फैली हुई थी। तो इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा राज्य, और खासतौर से कौन से राज्य हो गए बच्चों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, क्योंकि सिंध हमारे यहाँ नहीं है इनके। तो अब ये देख लेते हैं क्या विकल्प जो है हमारे लिए इसके अंदर सही होगा। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, पंजाब हड़प्पा, राजस्थान कालीबंगा, गुजरात में तो अनेकों बस्तियां हैं, धौलवीर, लोथल आदि। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, हरियाणा में बनावली। सिंधु पाकिस्तान के अंदर है, वहां कौन कौन सी है भाई, सबसे महत्वपूर्ण बस्तियों में से एक मोहनजोदड़ो है। और इसके अलावा बलूचिस्तान में हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में दो बंदरगाह थे, एक तो लोथल और एक था सुख्ता जैंडोर। सबसे पश्चिमी बस्ती कौन सी है हड़प्पा सभ्यता की, सुख्ता जैंडोर। कहां पर स्थित है, बलूचिस्तान। तो ये उत्तर हमारा बलूचिस्तान। फिर हो गया शोरतुगाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस देश में है। देखिए ज्यादातर बस्तियां जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में है, लेकिन दो बस्तियां ऐसी हैं जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित हैं। उनके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। सॉरी, ये देखिए यहां पर मैंने जो आपको मैप दे रखा है, इसमें जो पहाड़ियां बनाई हुई है, ये पहाड़ियां क्या है, इन पहाड़ियों के इधर तो पाकिस्तान है और हिंदू कुश पहाड़ियां हैं, और इनके इधर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में जो बस्तियां हैं वो कौन कौन सी है, एक तो दे रखी है मुंडीगाक, और एक बिल्कुल उत्तर में उज्बेकिस्तान से सटी हुई सीमा पर यह है शोरतुगाई। तो एग्जाम के लिए दो बस्तियां अफगानिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट होंगी। इन बस्तियों में क्या मिला, ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल क्वेश्चन ही आएगा या यूं पूछ लेंगे अफगानिस्तान में निम्न में से कौन सी प्राप्त हुई है, या फिर इनमें से किसी एक का नाम देकर पूछेंगे कि ये कौन से देश में स्थित है, जैसे अभी के क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ा था। यहां पर देखिए तो शोरतुगाई और मुंडीगाक, कोई सा भी एक विकल्प दे दे। ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया। फिर है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यदि आप देखेंगे कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, करेक्ट है, बिल्कुल सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद, महाराष्ट्र, बिल्कुल सत्य है।
सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यह भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये आएगी सुख्ता जैंडोर बलूचिस्तान। तो ये चारों के चारों विकल्प जो हैं ये सत्य हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या उत्तर हमारे पास में आएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सभी सही सुमेलित हैं। क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको क्या इसके अंदर भी दिखाया था, सबसे पूरब में कौन सी है, आप यहां देखिए तो आलमगीरपुर। सबसे उत्तर में कौन सी है, मांडा। सबसे पश्चिम में कौन सी है, सुख्ता जैंडोर। सबसे दक्षिण में कौन सी है, दहमाबाद। इसके बाद आ गया मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो मोहन, जैसे किसी भी नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, उसी प्रकार से सिंधी भाषा में मरे हुए लोगों का जो टीला है उसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्तर क्या हो गया, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जो है इसके नाम का भी अर्थ हो गया, काली, काली का तो डार्क कलर हो गया, और बंगा का मतलब हो गया जो कंगन या चूड़ियां हैं। तो काली चूड़ियां जो है इसके नाम का अर्थ होगा। और ये भारत के राजस्थान राज्य में मिलती है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हालांकि इसकी बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं, बंदरगाह तो है ही नहीं। ये प्रसिद्ध किस किस चीजों के लिए, यहाँ पर कृषि, यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली हैं जो एग्जामों में आया हुआ। परंतु एसएससी में एक नया क्वेश्चन आया कि यहाँ से मिट्टी के पात्र मिले, क्योंकि कपास की खेती के साक्ष्य भी नहीं मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले लेकिन कपास की, चट्टान कटौती की। तो अगर हम ये कहें कि हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, तो ये तीनों तो कम से कम नहीं है, तो उत्तर जो है एक ही बचेगा, मिट्टी के पात्र। हालांकि जो लोकप्रिय तरीके से सवाल पूछे जाता है वो तो नहीं है, ये अलग ढंग से पूछा गया, एसएससी सीपीओ। फिर हो गया धौलवीर किस राज्य में स्थित है, वह है किस राज्य में, गुजरात। आपने धौलवीर जो है ये पढ़ा, देखिए यहां पर मैंने गुजरात राज्य दिखाया हुआ, तो गुजरात में ये कहां पड़ेगा, धौलवीर। गुजरात राज्य की जो सीमा है यदि हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से है, गुजरात, ये ऐसे ऐसे गुजरात है। तो धौलवीर, रंगपुर, सरकोटड़ा, लोथल, ये सारे के सारे गुजरात राज्य में स्थित है। फिर आ गया हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य। शैलकृत मतलब, शैल्यकृत मतलब कि पत्थर को काटकर, स्थापत्य के प्रमाण जो है वो हमें कहां से मिले हैं। तो देखिए जो धौलवीर है, यहां से हमें एक पत्थर का टुकड़ा मिला है जिसके ऊपर नक्काशी की गई है, और जो लिपि ये प्रयोग में लाते थे उस लिपि के कुछ अक्षर भी उसके ऊपर अंकित किए गए हैं। तो उसी को हम कहेंगे शैलकृत स्थापत्य कला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है प्री के एग्जाम के अंदर। तो हमेशा उत्तर जो है धौलवीर। अन्य बहुत सारी चीजें धौलवीर है, स्टेडियम कहां पर मिला है, या फिर जल सिंचाई के या जल प्रबंधन के साक्ष्य कहां से मिले, आदि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए भी हुए। फिर है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो फिर वही उत्तर होगा, कौन सा, धौलवीर। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश बस्तियां जो थी वो क्या थी, 2 भागों में वर्गीकृत थी, लेकिन 2 नगर जो है अपवाद है, चन्नुदड़ो और कौन सा, और चन्नुदड़ो और धौलवीर, ये 2 बस्तियां हैं। यहां पर फिर देखिए, एक तो चन्नुदड़ो, आप यहां पर देख लीजिए, चन्नुदड़ो कहां पर है, चन्नुदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के मुहाने पर। और एक जो है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं गुजरात के अंदर है, धौलवीर। ये 2 बस्तियां जो है उस नियम का पालन नहीं करती कि हर बस्ती 2 भागों में वर्गीकृत है, ये इसमें एक भी वर्गीकरण नहीं है, यानी कि एक भी टीला नहीं मिला। और धौलवीर जो है यहां पर कितने मिले हैं, 3 टीले प्राप्त हुए। फिर हो गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। देखो बच्चों, नदियां जो आपको याद करनी है, नदियां जो है, एक तो आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, वो याद रखना। एक हड़प्पा पढ़ा रावी नदी के किनारे, एक पढ़ोगे आप लोथल भोगवा नदी के किनारे, वो भी पढ़ेंगे, और एक पढ़ोगे घग्गर। घग्गर जो नदी है ये हरियाणा की एकमात्र नदी है, तो हरियाणा के स्थल जैसे बनावली है वो यहाँ मिलेगा। और यही हिस्सा, क्योंकि हरियाणा की सीमा राजस्थान से लगती है, तो वहीं पर ही यह घग्गर नदी का विस्तार हुआ, और यहाँ पर कौन सी मिलेगी,
वहां पर हम कहेंगे कौन सी नदी, कौन सी बस्ती, कालीबंगा। तो यहां पर उत्तर क्या होगा हमारा, हरियाणा में कौन सी है, बनावली, और हरियाणा की एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है, एकमात्र नदी का मतलब प्रमुख जो है, तो इसलिए बनावली जो है हमारे लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कहां, कौन से राज्य में स्थित है, हरियाणा में। बनावली को दिखाऊं आप लोगों को इसके अंदर, ये देखिए बनावली जो पड़ेगा, ये इसमें मैंने चित्र में नहीं दे रखा, लेकिन ये जो राज्य है हमारा यहां पर, ये हो गया रोपड़, ये तो हो गया पंजाब, और ये आलमगीरपुर तो दिल्ली और आसपास का जो क्षेत्र है ये ऐसे, ये जो है ये हो गया हरियाणा। तो यहां पर बनावली स्थित है, यहां कहीं मतलब इस राज्य के अंतर्गत ही मैंने आपको जैसे बताया। इसके बाद हो गया हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, यह भी परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए इसके लिए जो आंसर होगा वो दायमाबाद के बारे में केवल एक पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या कि सबसे दक्षिणी बस्ती कौन सी है। इसके अलावा एक पॉइंट और पढ़ना है कि तांबे का रथ जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद से। और देखिए ये क्वेश्चन किस में आया हुआ, दो एग्जामों में, एक तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आया हुआ और एक एसएससी के सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ। फिर हो गया हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो उत्तर क्या होगा, दायमाबाद। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो लोथल के बारे में मैंने कहा आपको नदियां जो है चार ही करनी है, सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, और एक नदी कौन सी करनी है, लोथल, जिसके नदी का नाम है भोगवा नदी। एग्जाम कौन सा, आईएएस की परीक्षा में प्री के एग्जाम में आया हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि आर्य जो है वो वैदिक काल से जुड़े हुए हैं, और आर्य जो थे घुमक्कड़ और पशुचर थे, यानी कि ट्राइबल एंड पेस्टोरल थे। जबकि हड़प्पावासी कैसे थे, शहरों में रहते थे, यानी कि ये संस्कृति के मामले में, सभ्यता के मामले में हम देखेंगे अधिक विकसित थे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ये नगरीय सभ्यता थी। यही पॉइंट इन दोनों को अलग करता है, वैदिक काल के आर्यों को और हड़प्पा वासियों को। यह भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया हुआ सवाल है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यूपी के अंदर जो है हुलास और आलमगीरपुर, दो हमारे लिए उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया हुआ क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रत्येक नगर दो भागों में, दो टीलों में वर्गीकृत था। जो पश्चिमी हिस्सों का टीला था वो ऊंचा होता था, बड़ा होता था, और उसके चारों तरफ जो है एक किले की दीवार बनाई जाती थी, तो वो गढ़ कहलाएगा। क्योंकि वहां पर क्या थे, कुलीन वर्ग था, प्रमुख जो भवन थे उस नगर के वो स्थित थे, तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चोरी चकारी से वो गढ़ बनाए। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसमें, गढ़ जो था वहां पर किस प्रकार के लोग रहते थे, उच्चतर वर्ग के, कुलीन वर्ग कह लीजिए, शासन करने वाला वर्ग कह दीजिए, धनी वर्ग कह लीजिए, संभ्रांत वर्ग कह लीजिए। ये और ये किस पे क्वेश्चन आया, यूपीएसआई 2018 की परीक्षा में। फिर हो गया निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, यानी कि दो लोगों को, महिला और पुरुष को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से सती प्रथा, जो इसको 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंधित किया गया, बंगाल, बिहार, ओडिशा के क्षेत्र में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, लोथल ऐसी बस्ती है जहां से हमें डबल बरियल यानी कि युग्म समाधान के साक्ष्य मिले। फिर हो गया अगला, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो बंदरगाह कौन कौन से थे जो समुद्र के किनारे होंगे, दो के बारे में हमने बार बार जिक्र किया, एक तो लोथल और दूसरी कौन सी है, दूसरी है सुख्ता झंडोर। तो दोनों में से एक विकल्प दे रखा है, लोथल, ये सही होगा। हड़प्पन कालीन, ये क्वेश्चन जो आया हुआ जो मैंने अभी कराया, ये एसएससी की परीक्षा में। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा, हड़प्पन कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा ही हमेशा उत्तर होगा, क्योंकि ये जो समय है जो हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, ये समय कौन सा है,
सिंधु घाटी का ये समय है, हम पढ़ रहे हैं लगभग 1700 ईसा पूर्व तक, या आप इसे यूं भी कह सकते हो 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का समय काल है, यानी कि यहां पर फिर ये समाप्त होगी। और उसके बाद 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक ये जो समय है इसे कहते हैं वैदिक काल। और इसी वैदिक काल के दौरान, यानी कि 1000 ईसा पूर्व का समय ले लीजिए, इस समय पर हमें क्या प्राप्त होता है? इस समय पर लोहा। तो ये जो लोहा है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये समय कौन सा हो गया? ये समय हो गया वैदिक काल का। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा कि लोहे से हड़प्पावासी जो है अनभिज्ञ थे। तो हमारा उत्तर लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? मैंने आपको अभी चित्र दिखाया था जिसके अंदर मैंने बताया था देवदासी प्रथा के साक्ष्य, जैसे साक्ष्य मिले हैं। तो ये नर्तकी की मूर्ति बताई गई है कि जिस जो भाव भंगिमा इसकी है, जो वेशभूषा इसकी है, संभवतः ये नर्तकी रही होगी। तो ये कहां से मिली हमें? हड़प्पा से, ओ सॉरी मोहनजोदड़ो। ये आरआरबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अगला हो गया, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मोहर मिली है? फारस की खाड़ी जो है की मोहर मिली है वो लोथल से। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या मतलब हो गया इसका। देखिए, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमारा फारस की खाड़ी की बात करते हैं, तो फारस की खाड़ी का क्या अर्थ हो गया और किसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं? तो क्या देखिए, यदि आप यहां पर देखेंगे, ये भारत है इधर की तरफ, ये भारत है हमारा, ये भारतवर्ष है। और मैंने आपको ये बताया था क्लास, ये भी क्वेश्चन आया कि ये आप पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो लोथल है यहां पर, यहां से क्या मिली है? नाव की आकृति वाली मूर्ति मिली है। और मेसोपोटामिया कहां पर है? ये मेसोपोटामिया है, यानी कि इराक। ठीक हो गया। और ये जो हिस्सा है ब्लू कलर का, ये इसे कहते हैं फारस की खाड़ी। तो ये जो हड़प्पावासी व्यापार करते थे, ये किस तरीके से व्यापार करेंगे? थोड़ा और कोशिश करूं बड़ा बनाने की, बड़ा बना, फिर आप देखिए, यहां पर मैं अब थोड़ा और साफ आ रहा है, इस वजह से मैंने दोबारा बनाया। देखिए, यहां पर है लोथल, ये हिस्सा लोथल, यहां से नाव की आकृति की मोहर मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये समुद्री मार्ग से परिचित थे। साथ ही साथ ये, और हड़प्पा सभ्यता का विकास विस्तार कहां पर है? ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का विस्तार कहां पर है? ये हिस्सा जो है, जो आज का इराक है, यहां मेसोपोटामिया थी। और ये जो बीच का हिस्सा बना हुआ है जलमार्ग, इसे कहते हैं फारस की खाड़ी। ठीक है। तो संभवतः जो व्यापार था वो किस मार्ग से रहा होगा? इनका समुद्री मार्ग, ये मार्ग रहा होगा, क्योंकि हमें इराक से यहां पर बहरीन पड़ जाता है, वहां से भी, ईरान से भी, इन जगह से हमें हड़प्पन कालीन जो मोहरें हैं वह प्राप्त हुई हैं। तो फारस की खाड़ी कौन सी होगी? इस हिस्से को फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा लोथल से। मोहर कहां से प्राप्त होगी? जहां से विदेश व्यापार हो रहा, और विदेश व्यापार का बड़ा केंद्र कौन सा हो गया? गुजरात का लोथल। तो इसलिए उत्तर सही होगा। किस हड़प्पाई स्थल से
सूत कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी के बर्तन में मोहनजोदड़ो से एक सूत का कपड़ा प्राप्त हुआ है, जिससे संभवतः ये सूत का बड़े या कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसका उपभोग जो है वो इनके द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन हो गया, मुंडीगाक का स्थल ये कहां पर है? आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया दो, सोटुगई और मुंडीगाक, ये दोनों कहां पर पढ़ रहे हैं? ये दोनों के दोनों जो हैं ये पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में। ध्यान कीजिए, मैंने अभी बताया था आपको, ये हो गया मुंडीगाक और ये हो गया सोटुगई। क्लियर? अफगानिस्तान। किस हड़प्पाई स्थल से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? असल में यह माना जाता था कि घोड़ों के बारे में जानकारी या घोड़ों को पालतू बनाने की शुरुआत जो है आर्यों ने करी, जो इनके बाद का काल है। लेकिन सरकोटड़ा से घोड़ों की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे लगता है कि इन्होंने घोड़े को पालतू या फिर घोड़े के साथ इनकी जानकारी थी। फिर वही पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं, कहां पर है सरकोटड़ा। सरकोटड़ा जो है ये भी कहां पर है? गुजरात राज्य में। थोड़ा बड़ा करूं, तो गुजरात राज्य के अंदर जो बस्तियां हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम ये कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद जो सबसे ज्यादा हड़प्पन कालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुई। तो आज का जो लेक्चर है इसे मैं कंप्लीट करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैं अपने, जैसे मैंने शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मेरा नाम इंजीनियर डी.के. राठी है, और क्योंकि टेक्निकल फील्ड से रहा हूँ इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपके लिए करूँ, और जो मैं चीज़ें आपको बताऊँ उनको हो सके तो चित्र के माध्यम से दिखा दूँ, क्योंकि कहावत है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 100 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर जो है 100 शब्दों के बराबर है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने YouTube के ऊपर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।